स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक नया पार्ट, एक नया लेक्चर सीरीज, इसी में कंटिन्यूएशन में ही, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आज? डिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। डिफ्रैक्शन में आज हम केवल इसकी बेसिक जानकारी ही समझेंगे कि इंटरफेरेंस से ये कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलरिटी है इसमें, डिफ्रैक्शन कब होता है, क्यों होता है और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे और डिफ्रैक्शन को समझने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी उसको हम पहले डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको रिकॉल करना है। पहला, जैसे वेव फ्रंट हम जानते हैं। वेव फ्रंट क्या है कि तीन तरह के वेव फ्रंट बनते हैं। इफ देयर इज ए पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स और इनफाइनाइट से कोई सोर्स लाइट भेज रहा है तो प्लेन वेव। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनती है दैट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनती है वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, उम्मीद है मैंने सही से बनाया है। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या है? ऐसे पॉइंट जो पॉइंट सोर्स से या गिवन सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सारे पॉइंट ये इस सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, दैट इज द आर। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो हमें पता है। चलिए अब इसके आगे तो ये ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और तीसरा होता है जब इनफाइनाइट से कोई लाइट वेव्स आ रही है या बहुत दूरी से आ रही है, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट वी कैन से, प्रैक्टिकली बहुत दूरी से। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ऐसा हम दिखाते हैं उससे। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, ये प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अब हमें पता है कि जो रेज होती है यानी कि वेव जो होती है, वेव्स आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो वेव फ्रंट बन गई, सॉरी वेव बन गई। ये वेव है, यहां भी बना दो, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, यहां भी। तो कितना आसान है ना, ये वेव है। तो ये मैंने कुछ आपको रिकॉल दिलवाया। इसी तरीके से यहां पर भी वेव है दो चारों ओर। तो वेव वो है जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। इसी तरह से यहां पर भी इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सही है ना, तो ये है वेव फ्रंट का रिकॉल। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो है क्या? वो है ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती है क्या नहीं होती है ना। हाइगेंस वेव थ्योरी, उसका एक पॉइंट समझेंगे केवल जो भी काम आएंगे। ठीक है ना, मैं वही पॉइंट बता रहा हूं 5 से 10 मिनट में जो फिर से काम आने वाले हैं। क्योंकि आप पढ़ेंगे खुद, ये थोड़ी उम्मीदें कम है ना, तो मैं खुद ही बता देता हूं। तो हाइगेंस वेव थ्योरी क्या कहती है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल बनता है। ठीक, तो मैंने ये पहला वेव फ्रंट बनाया पॉइंट सोर्स का। ये पॉइंट सोर्स है ना, ये पॉइंट सोर्स है। इसका ये पहला वेव फ्रंट, जिसे हम प्राइमरी वेव फ्रंट भी कहेंगे। इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं कुछ ही पॉइंट्स दिखाऊंगा। ठीक, हर एक पॉइंट जो होगा इट विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स और ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी कि हर एक पॉइंट जो है इट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस और ये खुद का वेवलेट जनरेट करेगा। कैसा वेवलेट? स्फेरिकल, क्योंकि इस पॉइंट के चारों ओर क्या है, स्फेरिकल है, तो ये अपना भी क्या करेगा, स्फेरिकल खुद का वेवलेट बनाएगा। तो ये लोग इसने भी बना लिया, तो बहुत से लोगों ने मिलकर बना लिया। ठीक है, बन गया। अब
इन सबको मिला दो तो फिर से क्या बन जाएगी, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ब्लैक से जो बनाई है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, फिर से वो बिहेव करेंगे किसकी तरह, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। ये हमने पढ़ा है। तो फिर से ये एक गोला बना देगा, ठीक है, और वही गोला आकर के आगे जाकर एक फिर से वेव फ्रंट बनाएगा। ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस, ठीक है, जब तक कोई डिस्टर्बेंस दूसरा ना हो जाए। तो ये था हाइगेन थ्योरी। चलिए अब अगली पॉइंट ये है कि एक होता है ओपेक सब्सटेंस, ओपेक मटेरियल। व्हाट डज इट मीन टू से, जैसे ओपेक का मतलब क्या है, ये है डस्टर, इसको मैंने यहां रख दिया, ठीक है, इसको यहां रखा, तो इसको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं, ये डस्टर, ये ओपेक होगा। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज एक सोर्स है अपने पास, लाइट सोर्स, तो लाइट वेव्स भेजेगा, तो ये चारों ओर भेज रहा है, ठीक है, ये हर जगह ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो लाइट वेव इधर भी जाएगी, 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 इधर भी। ओके, यहां मैंने स्क्रीन लगा दिया, तो होगा ये तो डस्टर है, लकड़ी से बना है ना। क्या इसमें से लाइट वेव पास हो सकती है क्या, नो, यहां से लाइट वेव पास नहीं हो सकती, यानी कि इस रीजन में कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये लकड़ी का जो डस्टर है वो ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा लाइट को, इजंट इट, वो लाइट को पास नहीं होने देगा। यहां लाइट पहुंच जाएगी स्क्रीन पर, यहां पर लाइट दिखाई देगी आपको, और यहां पर भी लाइट दिखाई देगी, सही कहा। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ओपेक सब्सटेंस, which doesn't allow the light to pass through it, ठीक है, substance which doesn't allow the light pass through it, ये लाइट को अपने से पास नहीं होने देते किसी भी हाल में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओपेक सब्सटेंस, ओपेक मटेरियल, व्हाटएवर, ओके, जो भी आप समझना चाहें, कुल मिला के ओपेक कहना। जैसे लकड़ी का दरवाजा घर में जो बना होता है, यहां से भी लाइट वेव नहीं जा सकती, तो ओपेक बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, इट डिपेंड्स कि वो लाइट को पास करने दे रहा है या नहीं। तो जो नहीं करने दे रहा वही क्या है, ओपेक है, ठीक है। चलिए, अब मैं कई बार ओपेक को दिखाने के लिए ऐसा भी सब्सटेंस दिखा सकता हूं, है ना, ये कोई भी ओपेक सब्सटेंस है। लेंस मत समझ लेना जब तक मैं लेंस ना कहूं, मैं कहता हूं ओपेक है तो ओपेक ही मान के चलो उसे, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं स्लिट वगैरह की। स्लिट जो हमने पढ़ा था ना वाईडीएससी में, वही। तो स्लिट क्या है, स्लिट ये है कि एक छोटा सा अपर्चर की तरह है ना। चलो तो क्या है ये, तो एक हमने पढ़ लिया ओपेक सब्सटेंस, ठीक है, लाइट को अलाउ नहीं करता, लाइट नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा, मान लो यही लाइट सोर्स मैंने फिर से एक जगह लगाया और बीच में एक छोटा सा स्लिट बना दिया, ठीक है, एक ही स्लिट दिखाया, ठीक है, स्लिट है तो अब लाइट जा सकती है ना। तो स्लिट के थ्रू लाइट जा सकती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है मैं यहाँ एक होल बना देता हूँ, है ना। तो ये होल बना दिया मैंने, छोटा सा छेद बना दिया, तो होल या स्लिट, होल या स्लिट, इनको हम नाम देंगे यहाँ पर अपर्चर। क्या नाम देंगे, अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या है, जो लाइट को पास करने थे अपने से, ये लाइट को जाने दे रहा है, ये भी लाइट को जाने दे रहा है। तो अपर्चर क्या हो सकता है अपने लिए, होल हो सकता है या फिर स्लिट हो सकता है, ठीक है। मतलब छोटा सा कोई भी जगह है, बस पास करवा दिया, वो होल या स्लिट, जिससे हम क्या कहेंगे, अपर्चर। अब देखो, ओपेक वो था जो लाइट को नहीं जाने दे रहा था, सही है ना। ओपेक वो था जो लाइट को नहीं जाने दे रहा था, यानी कि
ओपेक सब्सटेंस को हम ऑब्स्टेकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्स्टेकल, रुकावट डालने वाला, जो जाने नहीं दे। तो ऑब्स्टेकल नाम ले रहा हूं, दैट मीन्स देयर इज ओपेक सब्सटेंस। अपर्चर नाम ले रहा हूं, दैट मीन्स वहां पर स्लिट होगी या फिर एक छोटा सा छेद, जिसे होल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी ओपेक और अपर्चर की कहानी। चलिए और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम बात करते हैं वाईडीएससी की थोड़ी। वाईडीएससी जिसे हमने काफी हद तक बहुत अच्छे से समझा। तो वाईडीएससी में हमने देखा कि दो स्लिट होती है। अभी डिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। S1 S2 दो स्लिट थी। ओके, स्क्रीन पर हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये कैपिटल डी होता है, ये स्मॉल डी होता है। ओके, तो हम कहते हैं यहाँ से लाइट सोर्स ने लाइट भेजी, ठीक है, इट्स ए स्फेरिकल वेव फ्रंट वी नो। फिर यहाँ से भी लाइट सोर्स गई, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहाँ से भी लाइट रेज गई, और यहाँ से जो वेव फ्रंट बना वो भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। ओके, अब देखो किसी पॉइंट P पर एक रेज यहाँ से मिली, एक रेज यहाँ से मिली, तो हम क्या कहते हैं कि देयर इज ए इंटरफेरेंस। तो देखो, तो दो डिफरेंट स्लिट पर जो दो डिफरेंट वेव फ्रंट बने हैं, उन दोनों डिफरेंट वेव से दो वेव्स आती है, मिलती है एक जगह पर, तो सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस, यानी कि इंटरफेरेंस जो है वो क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। एकदम सही कहा आपने, है कि नहीं? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स from two different wavefront, from two different wavefront। नहीं समझे? ये वेवफ्रंट लिखा, यानी कि एक वेव यहां से लेते हैं ना, दूसरी वेव यहां से लेते हैं। ऐसा हुआ था क्या कहीं पर कि हमने दोनों वेव यहां से ली थी? नहीं, कभी नहीं। एक बार मैंने यही कहा था कि भाई एक स्लिट यहाँ से है, तो एक स्लिट यहाँ से है, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, तो दोनों डिफरेंट वेवफ्रंट से आती है, तब किसी एक पॉइंट मिलती है, मिलने से सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन से फिजिकल इफेक्ट दिखाई देता है, यानी कि ब्राइट और डार्क फ्रिंज दिखाई देती है। उस घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, और ये हम पढ़ते हैं वाईडीएससी के अंदर। ओके, तो अब बात आती है कि इंटरफेरेंस में पढ़ा है, तो ओके, डिफ्रैक्शन क्या? तो अब यहां से हम डिफ्रैक्शन समझते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं रहा होगा वाईडीएससी में। अगर हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन को हम पहले डेली लाइफ से कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल हैं उनसे समझते हैं। उससे काफी बेहतर आपको फील होगा कि डिफ्रैक्शन कुछ ऐसी कहानी है जिससे अच्छे से समझा जा सकता है। मैथमेटिकली तो प्रूव करना आसान है ही, लेकिन पहले यह तो पता चले कि डिफ्रैक्शन होता क्या है ना। तो इसे समझने के लिए हम एक रूम की चर्चा करते हैं। एक रूम है, एक घर है, यह हाउस है, ठीक है। इस घर में दो रूम है। कितने? दो। पहला रूम R1 R2। बीच में एक दरवाजा है, दरवाजा काफी बड़ा, ठीक है। यहां इस रूम में मैं बैठा करता हूं कई बार, और गाने सुना करता हूं। ये रहा म्यूजिक बॉक्स, ठीक है। तो मान लो गाने चल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, बढ़िया बात है, सुन सकता हूं, है ना। लेकिन यहां पर एक मित्र बैठा है अंदर रूम में, ठीक है।
काफी शांति मग्न होकर के बैठा है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है वो सॉन्ग उसे भी सुनाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो साउंड वेव्स मुझे सुनाई दे रही है वो साउंड वेव यहां से ट्रेवल करती हुई इस रूम के अंदर भी गई होगी, सही है ना, तभी उसे सुनाई दे रहा है। तब क्या कहते हैं ना, उनके दीवारों के भी कान होते हैं, मतलब पास की दीवार में कुछ भी सुन सकते हैं, जबकि यहाँ तो दरवाजा है, तब तो वो सुन नहीं सकता है ना, वो भी खुला है, दरवाजा जो है ओपन, तो यहाँ से साउंड वेव गई होगी और सुनाई दी गई होगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि साउंड वेव इसे यहाँ कोने में बैठा जो इंसान है उसे सुनाई दे रहा है, जबकि साउंड वेव तो सीधी जा रही है। लेकिन तो नॉर्मल सी बात है कि हमें गाना सुनाई दे जाता है दूसरे रूम में किसी भी जगह बैठे हैं तो भी। मतलब ये हुआ होगा कि ये साउंड वेव बेंड हुई होगी यहाँ पर, सही है ना, तभी इधर मुड़कर आई होगी और तब मुझे सुनाई दी होगी, क्योंकि जब तक मेरे पास साउंड वेव पहुंचेगी नहीं और मुझे गाना सुनाई देगा नहीं, है ना। तो बेंड हुआ है, वेव कहां पर हुआ है, ये अपर्चर के किनारे। अब देखो दरवाजा खुला है, खुला है मतलब साउंड वेव आ सकती है, तो इट विल बिहेव एज ए अपर्चर, सही। अब अपर्चर के किनारे पर साउंड वेव बेंड हुई होगी, कैसे भी हुई होगी नहीं पता, लेकिन हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हाँ बेंड हुई है, तभी मुझे सुनाई देगी यहाँ पर, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ द साउंड वेव नियर द एज ऑफ द अपर्चर इज व्हाट, डिफ्लेक्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ वेव्स, कौन सी वेव से अपने केस में यहाँ पर, साउंड वेव से, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया। तो बेंडिंग ऑफ वेव्स कौन सी, साउंड वेव, नियर द एजेस, नियर द एजेस ऑफ द अपर्चर, अपर्चर के किनारे पर किसी वेव का मुड़ जाना, बेंड हो जाना, झुक जाना, झुक जाना मतलब बेंडिंग सही है, ठीक है, नियर द एजेस ऑफ द अपर्चर इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन, इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन की पहली बात दिमाग में सेट करना है क्या, इट्स ए बेंडिंग ऑफ वेव, कहां पर, नियर द एजेस ऑफ द अपर्चर, ठीक। और आगे बढ़ते हैं कि ये तो साउंड वेव थी, क्या लाइट वेव के बारे में भी ये चर्चा हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखो मैं कहानी बदल देता हूं, अब मैं गाना नहीं सुनूंगा, सीरियस हो जाता हूं थोड़ा सा, है ना। तो अब मैं गाना नहीं सुनता, बहुत हुआ गाना सुनना। तो हुआ ये कि गाने सुनते सुनते शाम हो गई, क्या हो गई थी, शाम हो गई, और शाम होते होते लाइट चली गई थी, लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हुआ तो मैंने टॉर्च लिया, ठीक है। तो टॉर्च जैसा दिखा दे, ये टॉर्च जैसा दिखा दिया, ठीक है, थोड़ा ठीक से, टॉर्च जैसा दिखा दिया। अब क्या होगा, टॉर्च ऑन किया, ऑन ऑफ ऑन, मैंने ही ऑन किया है, ओके। तो अब लाइट वेव यहां से निकलेगी, सीधा चली जाएगी, सीधा हमला, कहां पर, दीवार पर, क्योंकि दरवाजा खुला है तो सामने जाके टकरा गई। तो मेरे रूम में तो रोशनी हुई है, सामने वाले के रूम में भी रोशनी हो गई, ठीक, तो दोनों जगह रोशनी है। अब लेकिन यहां बेंडिंग वाला कुछ नजर नहीं आया, ओके। तो मैं क्या करता हूं, दरवाजे को थोड़ा नजदीक ले आते हैं, ठीक, चलो बेंडिंग कब नजर आएगी देखते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकली फील करने वाली बात है ना। देखो आप टॉर्च लेके घर में कर सकते हैं, पहले कभी बेंड नहीं हुई, पहले बेंड नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि रास्ता खूब खुला था, है ना, तो किनारों पर टकराने की जरूरत नहीं थी, ओके। अब मैंने क्या कर दिया, दरवाजा छोटा सा कर दिया। अब देखो लाइट वेव्स यहां से जानी थी, जानी थी, जानी थी, जानी थी, ठीक है। अब देखो जो नीचे वाली नहीं जा पा रही वो तो नहीं जा पाएगी, लेकिन जस्ट जो किनारे पर है वो क्या हो जाएगी, अब वो बेंड हो सकती है ना। यानी कि अब थोड़ा सा ऐसा मुझे दिखाई देगा,
रोशनी, है ना, रोशनी का फैलाव कुछ ऐसे हो जाएगा दीवार पर, तिरछा, है ना। देखो एक टॉर्च लेना, टॉर्च लिया, टॉर्च लेकर के ऐसे किसी स्लिट का सेटअप करना, ठीक है ना, दीवार पे करना, दीवार पे किया, स्लिट के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा ये उतनी ही ज्यादा फैलाव करेगी, और जितना ज्यादा होगा सीधा जाके दीवार पे दिखेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि बेंडिंग होती हुई नजर आए तो बीच का 2 कागज के बॉक्स लेना, ठीक है, ठीक है, ऐसा ये लिया, एक ऐसा ये लिया, दोनों ले लिए, लेने के बाद बीच में से टॉर्च को पास कराओ, ये जितना क्लोज होगा ना लाइट उतनी ही बेंड होगी, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि हाँ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स भी होता है। बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स कहां पर हुआ? बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स नियर द एजेस ऑफ द अपर्चर। तो इस बार किसका हुआ? बेंडिंग ऑफ द वेव्स, कौन सी? लाइट वेव्स, ठीक है। तो इस बार हम लिख देंगे बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव्स near the edges of the aperture is known as a diffraction, ओके। चलिए ये कहानी हुई पूरी, इसे लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक अपना हो गया कंप्लीट, है ना। अब देखिए क्या करते हैं कि डिफ्रैक्शन की जो पहली बार घटना देखी गई थी, किसके द्वारा देखी गई थी? दैट वाज द साइंटिस्ट ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी एक साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले डिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, और ये ऐसी घटनाएं हुई थी, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके बारे में और गहरी चर्चा करेंगे। अभी तो मैंने केवल एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि डिफ्रैक्शन क्या है ना। चलिए, तो बेंडिंग ऑफ द वेव्स, और अपने लिए बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स, है ना। वैसे बेंडिंग साउंड का भी होता है, इसलिए तो दीवारों के भी कान होते हैं, समझे। आज आस पास के लोग चुगली ना करते हैं, इसलिए डिफ्रैक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, अब हम डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा गहराई में उतर के समझेंगे। क्या है गहराई इसकी? लेट्स सपोज कि ये एक छोटा सा मैंने अपर्चर दिखाया, छोटा सा अपर्चर दिखाया, ये होल है छोटा सा, ओके। लाइट वेव्स आ रही है, आ रही है, तो लाइट वेव्स आ रही है, तो सीधा यही दिखाना भाई, वहां पर दिखाने की जरूरत है क्या? ये लाइट वेव्स आ रही है, यहां मैंने स्क्रीन लगा रखी है, यहां मैंने स्क्रीन लगा दी है। तो देखिए इसको जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, है ना। अभी मैंने वेव नेचर नहीं लिखा है, तो इसे सीधा जाना चाहिए था और स्क्रीन पर टकराना चाहिए था, ठीक है, टकरा दी। तो यहां पर मुझे लाइट दिखाई देगी, क्योंकि इधर से लाइट आ रही है, तो ये लाइट सोर्स हो रहा होगा, है ना। तो मुझे यहां पर लाइट दिखनी चाहिए, ओके। और लाइट को जहां दिख रही, लाइट जहां दिखती है उसे इल्यूमिनेटेड रीजन भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? इल्यूमिनेटेड रीजन। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई है जानकर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां तो कोई लाइट नहीं पहुंची होगी, और यहां पर भी कोई लाइट पहुंची नहीं होगी। अच्छा, जहां लाइट नहीं पहुंचती है वहां अंधेरा रहता है ना। तो डार्क रीजन, डार्क है मतलब अंधेरा है, मतलब वहां परछाई बन गई होगी किसी ना किसी चीज की, ठीक है। तो डार्क को हम शेडो रीजन भी कह सकते हैं, ओके। अब ये भी क्या बन गया होगा? डार्क रीजन यानी कि शेडो रीजन, ओके। चलिए, तो ये तो थी पहली घटना, इसमें हमने कुछ खास जाना नहीं अभी भी, है ना। चलिए, अब इसके आगे, अब इसके आगे ये कहानी है कि ये तो था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन आपने माना था, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आपने वेव नेचर माना है ना। क्या माना है? वेव नेचर, वेव नेचर माना है। दैट मीन्स इसके बाद मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन हो गया। नाउ अगर हमने वेव नेचर माना है तो क्या होगा?
वेव नेचर माना है तो ये होगा कि इसको मैं थोड़ा छोटा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। दो सेटअप अलग दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए अब ये सेटअप जो चार दिख रहे हैं इन्हें काफी मजा आएगा समझने में। पहला सेटअप ये अपर्चर है, तो अपर्चर है और इसमें हमने माना रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या माना? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी कि मैंने इसका पार्टिकल नेचर मानते हुए ये चल रहा हूं, अभी मैंने वेव नेचर नहीं माना, ठीक है। जबकि हमें वेव नेचर पे चलना है, आएंगे उस पर। चलिए, ये वेव सीधी गई और स्क्रीन पर टकरा गई, ओके। काफी सुंदर तरीके से टकराए, तो यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड रीजन होगा, हाँ। तो जहां पर रोशनी नहीं पहुंची है, तो जहां जहां रोशनी नहीं है वहां वहां अंधेरा है। अंधेरा है मतलब शेडो रीजन है। चलो, ये शेडो रीजन, तो शेडो रीजन का मतलब आप समझ जाना कि डार्क रीजन से है, ओके। अब देखो, ये मैंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट दिखाया है, लेंस नहीं है बेवकूफों, ये लेंस नहीं है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। दिख जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट जो मैंने दिखाया है, दिख जाना चाहिए, दिखेगा। अब ये लाइट मतलब ऊपर ये सब जगह इधर उधर से जा रही है, तो देखो ये स्क्रीन लगा रखा हमने, ये स्क्रीन है ना, ऐसा सीधा लाइन नहीं, केवल स्क्रीन है ये। तो देखो ये ओपेक है, तो ये लाइट को पास नहीं होने देगा, यानी कि इसके ऊपर ऊपर तक लाइट जाएगी, ये वाला पोर्शन यहाँ तक लाइट भेज सकता है, ये वाला पोर्शन लाइट भेज सकता है, लेकिन यहाँ बीच में कोई लाइट नहीं जाएगी, सही है ना। तो ऐसे हमने दिखा दिया कि पहुंच रही। अब जहां नहीं पहुंच रही है इसकी शेडो बन जाएगी यहाँ पर, है ना। तभी तो उसे क्या कह रहे हैं, शेडो रीजन, यानी कि डार्क रीजन। यहाँ अंधेरा छा जाएगा, अंधेरा कायम रहे, बिल्कुल कायम रहे, ऐसा शक्तिमान कहेगा। चलिए, यहाँ पर लाइट पहुंची है, दैट मीन्स इट्स ए इल्यूमिनेटेड रीजन। और ये फिर से इल्यूमिनेटेड रीजन जहां लाइट पहुंची है, ठीक है, ओके। तो इसमें भी हमने क्या माना है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, क्योंकि सीधा भेजा ना, फैलाव किया क्या कहीं पर, अगर मैं फैला देता तब तो वो वेव नेचर हो जाती, इजंट इट? यस इट इज। तो ये भी रेक्टिलिनियर ही माना है, लेकिन हम रेक्टिलिनियर मान के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स हमने कहा था कि जो रेज हैं, जो वेव्स, जो रेज होती है वो क्या है, लाइट जो है वो वेव नेचर है, इन शॉर्ट, है ना। लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर है। तो अगर वेव नेचर है तो वेव मानो, ये क्यों माना है ना। वेव है तो चारों ओर फैलेगी, तो फैलेगी तो देखो आराम से समझो, हमें कल डिफ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब देखो लाइट यहाँ यहाँ यहाँ, ये तब था जब उसे रेक्टिलिनियर माना था। अब वेव है, तो वेव है तो देखो अभी यहाँ पर सीधा क्या जा रहा था, ये इल्यूमिनेटेड रीजन था, है ना। अब क्या होगा, वेव नेचर माना है तो क्या होगा, मैं इसी में बना दूं क्या, इसी में बनाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मैं इसी में बना नहीं रहा हूं, यही बनाते, चलो कोई दिक्कत नहीं, यही बनाते। ये तो सीधा पहुंच ही रही थी, शेडो रीजन कहाँ था, यहाँ था, ठीक है ना। तो अब देखो, चलो इसी में बनाएंगे, बेहतर ज्यादा यही रहेगा, ठीक है ना। अब मैं वेव नेचर बना लेता हूँ, इसमें क्या है कि मुझे आसानी रहेगी ज्यादा बेंडिंग को समझाने में, वरना एज इट इज डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब हम वेव नेचर पे चल रहे हैं, आप तीसरा और चौथा डायग्राम बनाइए। पहला और दूसरा हो गया, ये पहला है, ये दूसरा है, रेक्टिलिनियर दिखा करके। अब यहाँ पर लिखना वेव नेचर। अब हम क्या मान रहे हैं, वेव नेचर मान रहे हैं, ओके। तो वेव नेचर है तो थोड़ा सा क्या होगा, फैल जाएगी। अब देखो, अब तो वेव है तो बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव, बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव नियर, लाइट वेव नियर द एजेस, ये एज है, नियर द एजेस ऑफ द अपर्चर, उसी को हम क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन। पूरा बेंड नहीं दिखा रहा हूं, थोड़ा सा बेंडिंग दिखाया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा बेंड इधर हुई, तो ये क्या है, डिफ्रैक्शन, है ना। ये क्या है, डिफ्रैक्शन। इतना समझ में आया।
अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि वेव नेचर में कैसे क्या चीजें होगी, चेंज होगी। ठीक है, अभी मैंने कल इतना सा बताया कि अगर ये वेव नेचर है तो थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। क्यों होगी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि हमने इतना समझ लिया कि हाँ डिफ्रेक्शन में बेंड होती है, लेकिन वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्यों हो रही है थोड़ी देर में पता चलेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये वेव नेचर मैंने जैसे कहा तो बेंडिंग ऑफ द लाइट मैंने समझाया कि ये इधर चला गया। ओके, अब देखो यहाँ पर भी इसे सीधा जाना था, लेकिन वेव नेचर के कारण ये थोड़ा सा बेंड हुआ, इधर पहुंच गया। वेव नेचर के कारण ये भी थोड़ा सा बेंड हुआ और इधर पहुंच गया। ठीक है, तो देखो बेंड होने के बाद दोनों ही केस में ये जो लाइट वेव है पहुंच गई कहाँ, शेडो रीजन में। ये भी कहाँ पहुंच गई, शेडो रीजन में। ये भी कहाँ पहुंच गया, शेडो रीजन में। ये भी कहाँ पहुंच गया, शेडो रीजन में। यानी कि डिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसमें होता है बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, लेकिन बेंडिंग हर बार कहाँ होता है, शेडो रीजन में होता है। कहाँ होता है, शेडो रीजन में होता है। सो बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव in shadow region as it passes through near the edges of the aperture or obstacle, near the edges of the aperture or obstacle is known as diffraction। यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी, मैं फिर से बताता हूँ। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में सीधा जा रहा था, शेडो इल्यूमिनेटेड रीजन जहाँ बना दिया। अब मैंने कहा वेव नेचर जैसे ही मैंने कहा इट विल बेंड। मैंने सीधा यही कहा और कुछ नहीं समझाया। ठीक है, मैंने कहा वेव नेचर है, वेव नेचर कहते हैं, मैंने इसे कहा कि ये बेंड हो जाएगी, और बेंड होगी तो थोड़ा सा मुड़ जाएगी। अब मुड़ करके कहाँ गई, यहाँ ऊपर शेडो रीजन था वहां चले गई, ये भी शेडो रीजन में चला गया यहाँ पर। अब ये बेंड होके कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये बेंड होके इधर जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों ही केस में मैंने बेंडिंग दिखाया, कब, जब वेव नेचर। ऐसा क्यों होता है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता है, अभी आपको दिमाग में रखना। ठीक है, चलिए, और इससे हमने एक डेफिनेशन और दे दिया वही सेम तरीके का, लेकिन डिटेल नया क्या है कि नाउ इट विल बेंड इन द शेडो रीजन। ठीक है, चलिए, लिख लीजिए इतना, मैं इसे मिटा देता हूं। तो अब अगला पॉइंट अपने पास ये है कि मान लो एक ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने दिखाया फिर से। ठीक, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक जो लाइट को पास नहीं करने देगा। यहाँ स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा नजदीक बना देते हैं। ओके, यहाँ स्क्रीन है, तो यहाँ से मैं लाइट भेज रहा हूँ, लाइट वेव। ओके, अब यहाँ पर तो ये लाइट को पास होने नहीं देगा इस रीजन में, तो ऊपर वाली लाइट चाहे तो जा सकती है स्क्रीन पर, और जाएगी भी, चली गई। ठीक है, तो ये बन गया पूरा क्या, इल्यूमिनेटेड रीजन। तो यहाँ से यहाँ तक इल्यूमिनेटेड रीजन बनना चाहिए था, बना दी है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अब वेव नेचर है और उससे भी पहले इसके कारण तो कोई लाइट पास होगी नहीं, तो यहाँ बनेगा शेडो रीजन। ठीक, अब सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखनी है, ऐसा नहीं है कि यहीं तक इल्यूमिनेटेड है, ऐसा नहीं कि यहीं तक शेडो रीजन है। there is a no sharp boundary between illuminated region and shadow region, that is the practical observation। okay, तो पहला, there is a no sharp boundary between illuminated and shadowed region। okay, between illuminated and shadow region। ठीक, दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम वेव नेचर मानेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ्रेक्शन होगा। डिफ्रेक्शन मतलब थोड़ा सा बेंडिंग होगा। ठीक है,
तो कुछ वेव्स यहाँ जा करके मिलेगी, ठीक है। तो इधर जा ही रही थी पहले से, ठीक है ना। तो ये इतना सा रीजन होगा जहां पर बहुत सारी वेव्स मिल रही है। तो बेंडिंग ऐसा नहीं कि पूरा ही बेंड हो जाता है, पूरा नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा बेंडिंग होती है बस, ठीक है। वो समझाने के लिए बेंडिंग समझाते हैं ऐसा। अब देखो इस रीजन में, ये तो था शेडो रीजन, उसमें भी कुछ वेव्स आ गई, है ना। तो इस रीजन के अंदर हमें एक पैटर्न नजर आता है। क्या नजर आता है? पैटर्न नजर आता है। इस रीजन के अंदर एक पैटर्न नजर आता है जिससे हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। पैटर्न किस चीज का? इसमें हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई दी। कमाल हो गया, यहां पर भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नजर आ रही है। ओके, कोई बात नहीं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो क्या दिखेगा कि भाई ये लार्ज बॉक्स में हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। मतलब इसको जूम थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया, व्यू थोड़ा इसका एनलार्ज किया। व्यू अगर एनलार्ज किया, देखो इसका मेजर एक बड़ा पोर्शन जो है वो डार्क है, बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डार्क है। तो एक बहुत बड़े पोर्शन को हम दिखाएंगे डार्क में, शेडो रीजन। अब जाहिर सी बात है डार्क के बाद ब्राइट आना चाहिए, ओके, डार्क के बाद ब्राइट आएगा। वैसे ही ब्राइट आएगा जैसे अपने करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो ब्राइट के बाद डार्क। अब देखो, अब डार्क उतना नहीं रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटल है जिसे मैथमेटिकली हम डेराइव करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये कम ज्यादा होता रहेगा। अब डार्क कितना कम ज्यादा वो मैथमेटिकली हम देखेंगे। फिर से एक ब्राइट बन जाएगा, फिर से एक डार्क, फिर से एक ब्राइट, फिर से एक डार्क, फिर से एक ब्राइट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बना रहा हूं, बहुत छोटा पतला, देखिएगा अभी आपको पता चले। पहली बात इसमें यह पता चली कि नो शार्प बाउंड्री बिटवीन इल्यूमिनेटेड एंड शैडो रीजन, ठीक है। अब क्या हुआ? हुआ ये कि एक साइंटिस्ट हुआ करता था पॉइजन, एक साइंटिस्ट हुआ करता था पॉइजन, जिसका क्या कहना था कि अगर आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट लें और स्क्रीन पर कुछ ऑब्जर्वेशन लें तो आपको कुछ अलग ही नजारा दिखाई देगा। क्या है नजारा? कि ये बात तो सच है 100% कि यहां तक तो लाइट पहुंच जाएगी, सेम। और उसने क्या कहा? देयर वाज ए एब्सर्ड प्रेडिक्शन, बहुत ही घटिया एक प्रेडिक्शन जिसे कहा गया, लेकिन आगे जाकर के वो सही साबित हुआ। उस समय उसे क्या कहा? एब्सर्ड प्रेडिक्शन। तो पॉइजन सजेस्ट ए एब्सर्ड प्रेडिक्शन। क्या था प्रेडिक्शन? उसने अनुमान लगाया, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। क्या? कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट की वजह से लाइट वेव्स आगे पास नहीं हो रही इट्स ओके, लेकिन फिर भी अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ शेडो रीजन होना चाहिए था पूरा। उसने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं, आप गलत है। उसने कहा कि इसके सेंटर पर, इसके शेडो रीजन के सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है। तो व्हाट ही सजेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेडिक्शन दैट देयर विल बी a maxima or you can say bright fringe, there will be a bright spot, ज्यादा बेहतर, ठीक है। स्पॉट कहते हैं, अभी फ्रिंज मैंने अभी इसमें समझाया नहीं। देयर विल बी ए ब्राइट स्पॉट एट ए सेंटर ऑफ द शेडो रीजन।
एट द सेंटर ऑफ शैडो रीजन। ओके, ऐसा उसने समझाया। बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट वाज डन, later on experimentally it was proved that there will be a bright spot at the center of the shadow region. Bright spot at center of shadow region. ज्यादा नीचे तो नहीं लिख दिया होगा मैंने, देखता हूँ। ये शैडो रीजन लिखा लास्ट में ना, नहीं ज्यादा नीचे नहीं है, ज्यादा नीचे है। देयर विल बी ब्राइट स्पॉट, ये वापस नीचे, देयर विल बी ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ शैडो रीजन। ठीक है, ऐसा उसने कहा। उसने तो केवल प्रेडिक्शन दिया था, जो आगे जाकर के एक्सपेरिमेंट सही हुआ। इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या फर्क पड़ा? हमें फर्क ये पड़ा कि वहीं से तो पता चला वेव नेचर है। क्यों? क्योंकि अगर ये वेव नेचर नहीं होता तो सीधा जाता, इधर मुड़ता ही नहीं। लेकिन ये इधर बेंड भी हुआ, इधर बेंड भी हुआ, और बेंड होकर के ठीक इसके सेंटर पर क्या बनाया है? ब्राइट स्पॉट। ठीक है, सेंटर पर क्या बनाया है? ब्राइट स्पॉट बनाया है। कैसे बनाता है, क्या होता है, वो देखिए। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। तो हमने देखा कि डिफ्रेक्शन पैटर्न में भी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। ओके, तो देयर विल बी अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज सच ए display of alternating bright and dark fringe is called diffraction pattern। ये भी लिख लेना है, वो भी लिख लेना है, बता दे रहा हूं कुछ से पॉइंट। आज केवल हम यही समझना है कि डिफ्रेक्शन है क्या, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है आज अपने पास। तो पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क है बी एन डी का, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब स्क्रीन पर, ऑन डिस्प्ले इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन पैटर्न। क्या कहते हैं इसे? डिफ्लेक्शन पैटर्न। ये मैंने क्यों बनाया है ऐसा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दो चीजें मैंने बताई, वेव नेचर के कारण क्यों हो रहा है ऐसा, और ये ऐसा क्यों है। ठीक है, दोनों पर आए, लिख लीजिए इतना। अब हम पढ़ते हैं कि डिफ्लेक्शन में टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और इन शॉर्ट विद इन 1 मिनट में आपको ये एक चीज बताता हूँ अभी तक जो हमने रिकवर किया है। क्या कि एक स्लिट होती है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग इसे सीधा जाना चाहिए था, और यहाँ बनना चाहिए था शेडो रीजन, यहाँ भी बनना चाहिए था शेडो रीजन, ये बनना चाहिए था इल्यूमिनेटेड। सही है। फिर हमने कहा कि देयर विल बी नो शार्प बाउंड्री बिटवीन इल्यूमिनेटेड एंड शेडो रीजन। फिर हमने कहा कि ये रेक्टिलिनियर है, हम तो वेव नेचर मानते हैं। ठीक है, वेव नेचर मान के मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बेंड करवा दो, इसको थोड़ा सा बेंड करवा दो। बेंड करवाने की वजह से ये शेडो रीजन में चला जाता है, शेडो रीजन में चला जाता है, और यहाँ पर क्या बनती है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। ठीक है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। यहाँ पर भी क्या बनेगी? फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेगी। दूसरा एक और समझे कि लाइट गई, ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकराए, ओपेक ऑब्जेक्ट पर टकराए, तो ये तो पास होने नहीं देगा, तो ऊपर वाली लाइट चली जाएगी स्क्रीन पर, नीचे वाली भी लाइट स्क्रीन पर चली जाएगी। तो ये है शेडो रीजन। तो यहाँ पर कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्शन कहता है कि आएगी, आएगी तो थोड़ा सा बेंडिंग करवा दो इसे। ठीक है, वेव नेचर के कारण आती है। ओके, चलिए अब आगे कि भाई ये फिर से यहाँ पर क्या हो गया?
इल्यूमिनेटेड रीजन और शेडो रीजन के बीच में एक पैटर्न दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न। यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हमने जो सीखी, पहला, डिफ्रेक्शन में लाइट का थोड़ा सा बेंडिंग होता है। बेंडिंग होने की वजह से ये हर बार शेडो रीजन में जाके घुस जाती है। कहाँ जाकर के? शेडो रीजन में जाके ही घुसेगी, यानी कि जहाँ डार्क रीजन है। ठीक है ना, तो दोनों में मैंने ये चीज दिखाया। अब वेव नेचर के कारण ऐसा क्या होता है वो हम समझेंगे अभी। ठीक है, मैंने एक चीज वही नहीं बताई केवल आपको, वेव नेचर के कारण। ओके, तो डिफ्रेक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग होकर कहाँ जाएगी? शेडो रीजन में जाएगी, ये हमें ध्यान रखना बस। ओके, चलो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन में दो तरह के डिफ्रेक्शन होते हैं, फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर। ये क्या है? ये तो जिंदगी में पहली बार सुने हैं, सुने पहली बार हैं, लेकिन आसान। क्या है? तो टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, दो तरह के डिफ्रेक्शन हो सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसे थोड़ा बीच में लाओ। ठीक है, पहला है फ्रेजनल डिफ्रेक्शन। ये फ्रेजनल वही है क्या? फ्रेजनल बाइप्रिज्म जो हमने पढ़ा है, वही है, ये वही साइंटिस्ट है। दूसरा है फ्रॉनहोफर, ये नया है अपने लिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, मैं इनका डेट ऑफ बर्थ का ईयर बताता हूं आपको, है ना, वो इंपॉर्टेंट है आज। ऐसा कैसे हो सकता है? इंपॉर्टेंट है तो है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 1788 से 1788 से लेकर 1827, और इसका डेट ऑफ बर्थ है कितना? 1787 से 1826। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखा है? बर्थ नहीं लिखा, डेट नहीं लिखा है, ईयर लिखा है। ठीक है ना, तो देखिए ये भी 1788 में, ये 1788 में जन्म लिया, ये 1787 में जन्म लिया है। ठीक है, हालांकि जन्म लेने का जो ईयर है उनका वो डिफरेंट है, लेकिन ये 39 ईयर्स के लिए जिंदा रहा, ये भी 39 ईयर्स के लिए ही जिंदा रहा। बोथ लिव फॉर इक्वल पीरियड ऑफ लाइफ, बोथ लिव द इक्वल टाइम पीरियड ऑफ द लाइफ, है ना। अब दोनों ने सेम चीज पर वर्क भी किया, डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन, और दोनों ही बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? चलो, तो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन हम पहला पॉइंट समझते हैं। इसमें क्या है कि इफ सोर्स, इधर सोर्स, आइदर सोर्स और स्क्रीन और बोथ are at finite distance from diffracting device। diffracting device क्या है? from diffracting device, डिवाइस का मतलब है, डिफ्रैक्शन मतलब ऑब्स्टेकल या अपर्चर। ये अपर्चर लिखा है, समझ जाओगे। If either source or screen or both are at finite distance from the diffracting device, then it is known as a Fresnel diffraction. Then it's a Fresnel diffraction। राइटिंग बहुत सुंदर लग रही है इसमें, है कि नहीं? समझ में आएगा? आ जाएगा आखिर की क्या। तो देखो, ये स्क्रीन, ये सोर्स, पॉइंट सोर्स दिखाया। ओके, बीच में डिफ्रेक्टिंग डिवाइस मतलब क्या है? या तो अपर्चर होगा या ऑब्स्टेकल होगा, दोनों में से कोई चीज दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि इन सब के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए, काउंटेबल यानी कि मेजरेबल। ठीक है, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, बस ऐसे समझ। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट निकलता वो कैसा? स्फेरिकल। सही है, स्फेरिकल है तो वेव कैसे निकलेगी? इसके परपेंडिकुलर। सही है, ओके। तो अच्छा, इससे ऑब्जेक्ट को ऐसा भी दिखा सकते हैं, आपको बार बार लेंस वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये अगर सेटअप है ऐसा, तो
इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या डिफरेंस, इसमें ये होगा इफ आइदर सोर्स और स्क्रीन, नहीं तो दोनों ही, अगर सोर्स और स्क्रीन दोनों ही क्या है, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इफ सोर्स एंड स्क्रीन आर बोथ एट infinite distance from diffracting device, from diffracting device, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहेंगे। अब डिफ्रैक्टिंग डिवाइस मैंने यही दिखाया बीच में, ठीक है। स्क्रीन इनफाइनाइट पर है, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, इतना दूर कि मैं 10 बार दूर कहूं तब भी उससे ज्यादा दूर है, ठीक है। अब सोर्स है, सोर्स तो इनफाइनाइट पर है, मैं दिखाऊं कैसे, तो इनफाइनाइट पर रखे सोर्स से जो वेव फ्रंट, जो वेव आती है वो कैसी होती है, प्लेन वेव फ्रंट, सही ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट, तो सोर्स एट इनफाइनाइट, क्योंकि सोर्स में दिखा नहीं सकता ना, इनफाइनाइट पर, और जब इनफाइनाइट पर होता है तो उससे आने वाली वेव प्लेन वेव फ्रंट होती है, या फिर पैरेलल रेज कह सकते हो आप, ठीक है, दोनों चीजें सेम। अब यहां से देखो, यहां पर इसका तो कोई जवाब नहीं कि ये तो शेडो रीजन होगा, ठीक है, यहां पर इल्यूमिनेटेड होगा, सही है, यहां पर भी इल्यूमिनेटेड होगा, और थोड़ा बहुत जो डिफ्लेक्शन होगा वो बात अलग है, ठीक। लेकिन 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 यहां पर तो लाइट पहुंच गई स्क्रीन पर, वहां लाइट कैसे पहुंचेगी स्क्रीन पर, डिफ्लेक्शन पैटर्न कैसे देखोगे, देखने के लिए मुझे क्या चाहिए, लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और यू कैन से कन्वर्जिंग लेंस, दिख जाएगा, दिख जाएगा, चलिए। तो बहुत सारी प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, तो यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, इसको मिलाया यहां पर, इसको मिलाया यहां पर, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पर उसका जो भी डिफ्लेक्शन पैटर्न होगा मुझे दिखाई दे जाएगा, सही है। चलिए लिख लीजिए इसे आराम से। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे की कहानी, और आगे की कहानी काफी जबरदस्त है। क्या है जबरदस्त, देखें जरा। इसे अपर्चर से भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल से ही समझना है, अपर्चर से भी समझा जा सकता है। जैसे इन्हीं दोनों को वापस समझते हैं अपर्चर से, उससे ज्यादा फील आएगा, और भी कि भाई ये अपर्चर लगा दिया, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है ना, देखो ये तो सीधी पहुंच गई, ये सीधा पहुंच गई। अब वहां पर हम क्या करेंगे, अपर्चर लेंगे, तो ले लेते, तो यहां भी एक अपर्चर लिया, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, सही है, ये सीधा गई, स्क्रीन पर कैसे देखूंगा, स्क्रीन पर कॉन्वेक्स लेंस लगा के देखूंगा, बस हो गया, कितना आसान था, है ना। अब यहां पर डिफ्लेक्शन दिखाना, दिखा दो, ओके। तो पॉइंट नंबर 2 इसी में, दोनों के डिफरेंस में, इसमें पॉइंट सोर्स ही लेते हैं हम हर बार, कैसा लेते हैं, पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल, प्लेन तो आने से रहा, ज्यादा से ज्यादा इसमें स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल आप वेव फ्रंट ले सकते हैं। तो इन spherical and cylindrical wavefront is used, ये wavefront लिखा है, is used in diffraction, in Fresnel diffraction। तो इसमें कौन सा यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं ओनली प्लेन वेवफ्रंट, केवल प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है।
प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड। तीसरा, क्या इसमें कोई कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता? नहीं, क्योंकि सब फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो नो कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड और रिक्वायर्ड। No convex lens is required to observe the diffraction pattern. ओके, उसमें चाहिए लेंस इज रिक्वायर्ड। चलो अब इसके एग्जांपल वगैरह देखते हैं और एग्जांपल से हमारी आगे की कहानी भी बढ़ेगी। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन से एग्जांपल आते हैं? ठीक है, तो एग्जांपल क्या लगता है आपको फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्या क्या आना चाहिए? तो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में आता है आपका ये पहला, डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेट एज, नैरो एज, है ना, डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज, नैरो एज, समझा देंगे इसे, ठीक है। और डिस्क के लिए भी इतनी आता है। इसका एग्जांपल क्या? डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट, ये हमें पढ़ना अपने सिलेबस में। डिफ्रेक्शन एट डबल स्लिट, तीसरा डिफ्रेक्शन ड्यू टू डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा ना, डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग, तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग हो गया। इट इज एक्सेट्रा लिखा लास्ट में, है ना। और इसमें लिख लो एक और, स्मॉल ओपेक डिस्क, स्मॉल ओपेक डिस्क, एक्सेट्रा। ओके, अब इनको एग्जाम्पल को भी थोड़ा देख लेते हैं, काम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है इसे करने की। एग्जाम्पल पूरा डिटेल में नहीं देखना, बस एक व्यू दे रहा हूं, है ना। डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेट एज का मतलब ये ले लो, ये कोई सीधा एज है, क्या ये लाइट पास करने देगा? नहीं, तो यहाँ क्या बनना चाहिए? शेडो रीजन, ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर थोड़ी सी चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया डिफ्रेक्शन एट स्ट्रेट एज। उसी तरह से नैरो एज है या नैरो वायर होना चाहिए? नैरो वायर है ना, क्योंकि एज तो चाहे स्ट्रेट हो या नैरो क्या फर्क पड़ता है, नहीं जाने देगा तो नहीं जाने देगा। नैरो वायर पतला सा वायर, उसमें भी डिफ्रेक्शन होगा। ओपेक डिस्क, ऐसी डिस्क जो लाइट को नहीं जाने दे, वो भी डिफ्रेक्शन करवाए। डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट का मतलब वाइड में 2 स्लिट लेते थे, अब 2 नहीं लेकर के एक ही स्लिट लेंगे और उससे हम डिफ्रेक्शन करवाएंगे, यानी कि इतना हम ऑब्स्टेकल लेते हैं, इतना अपर्चर लेते हैं, ठीक है, ये डबल स्लिट लेंगे। फिर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है? ये एक ऑप्टिकल कंपोनेंट है। क्या है ये? ऑप्टिकल कंपोनेंट है। डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग का मतलब ऑप्टिकल कंपोनेंट। तो ये भी क्या है कि एक सेटअप है जिसकी सहायता से आप डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे कि डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग कॉलेज लाइफ में आपको ये ज्यादा इसकी जानकारी मिलेगी, अभी केवल हमें डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो अब हम जानकारी ये लेंगे एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में, वेव नेचर का क्या रोल है, जिससे अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्लियर कट होगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। डिफरेंस बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन, ये जो दोनों शब्द मैंने बोले हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन,
मज़ेदार होने वाला है ये, और यहीं से आपके सारे जो डाउट हैं वो इसी पॉइंट पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे ठीक से समझाने की। ठीक है ना? ओके, देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग को हटा देता हूँ, आपने लिख ली, बात खत्म। ठीक है, एक तरफ है इंटरफेरेंस, एक तरफ है डिफ्रेक्शन, दोनों आमने सामने। फाइनल फेस ऑफ हो गया दोनों के बीच में, मतलब आमने सामने का वार, युद्ध। चलिए, तो इंटरफेरेंस क्या कहता है, बहुत आराम से समझना। तो सबसे पहले हम वाईडीएससी में इंटरफेरेंस को हमने इतना डिटेल में समझा है, तो वाईडीएससी के ऊपर ही चर्चा करते हैं। ठीक है, कि दो स्लिट होती है उसके अंदर। ठीक है, तो वाईडीएससी, और यहाँ मैं स्क्रीन दिखाता हूँ, यहाँ मैं सेंटर दिखाता हूँ। ये डिस्टेंस कैपिटल डी होती है, ये स्मॉल डी होता है। सही एकदम, है ना? ओके, अब आ, मैं किसी एक पॉइंट पर बात करता हूँ कि फ्रिंज बनेगी ब्राइट या डार्क, डिपेंड्स कि वहां पर दो वेव मिल रही है या नहीं मिल रही। सही है, दो वेव मिलाने के लिए मैं एक वेव यहां से चलाता हूँ, एक वेव यहां से चलाता हूँ, तो इस तरह से दो वेव मिलती है, दोनों अलग अलग स्लिट से जो आ रही है। ठीक है, इनके दो वेव के मिलने से दोनों वेव का सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस होता है। सही, सो इंटरफेरेंस इज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव। ठीक, अब ये दोनों वेव कहाँ से आ रही है, ये इस स्लिट से आ रही है, ये यहाँ वाले स्लिट से आ रही है। अब हमें पता है कि यहाँ से जो स्प्लिट से जो वेव्स आ रही है, बहुत सारी आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल है। यहाँ पर भी कैसा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सही, तो इंटरफेरेंस इज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट। ठीक है, ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है। ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट वेव फ्रंट। चलो, यहां तक मजा आया कि इंटरफेरेंस ये होता है कि कम से कम दो वेव मिलनी चाहिए। ओके, वो भी दो डिफरेंट वेव फ्रंट। तीन मिल रही है तो तीन भी डिफरेंट वेव फ्रंट से होनी चाहिए, है ना? या फिर यहां से दो आ रही है तो उनका अलग कहानी। खैर, समझे? तो अभी हमें दिमाग में रखना है इंटरफेरेंस दो वेव का सुपरपोजिशन, दो अलग अलग वेव फ्रंट से आने वाले, इसलिए हम दो सीट लेते थे, है ना? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक अपर्चर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अपर्चर, छेद दिखा दिया बीच में। ओके, अब यहां से लाइट को जाना है, यहां से लाइट को जाना है, और यहां पर स्क्रीन है। ओके, यहां स्क्रीन है। अब देखो, इससे अगर थोड़ा सा छोटा भी दिखाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लाइट वेव यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां भी पहुंची। अब यहां पर जो लाइट पहुंची होगी, जो भी लाइट वेव पहुंची होगी, है ना, तो बहुत सारे लाइट वेव पहुंची होगी, है ना? तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें कि ऐसा करते हैं कि भाई यहां पर अगर ऐसा भी दिखाया, कैसा, ये स्लिट है। अब स्लिट में लाइट आ रही है तो कौन सी वेव फ्रंट की आ रही है, स्फेरिकल आ रही है, सिलेंड्रिकल आ रही है, या फिर प्लेन आ रही है, कैसे पता करेंगे, है ना? ये आपके लिए यहां पर क्या हो गई है, समस्या हो गई। समस्या हो गई है, तो डिफ्रेक्शन में दो तरह के डिफ्रेक्शन होते हैं, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। सोर्स अगर नजदीक है तो स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल लेंगे, दूर है तो क्या लेंगे, प्लेन। तो मैंने मान लिया सोर्स नजदीक है और मैंने स्फेरिकल वेवफ्रंट बना दी। क्या बना दी, स्फेरिकल, ये मतलब सोर्स यहीं पर है, नजदीक ही है। ठीक है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनेगी, एकदम बढ़िया। और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट कुछ ऐसे दिखेगी।
ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। सही। अब देखो, ये तो पास होने से रही, ये वाली वेव फ्रंट तो, है ना, ये है अपना स्लिट है ये तो, ठीक है ना। अब देखो, ये वेव फ्रंट का इतना सा पोर्शन अपर्चर में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सही है। अब हमें पता है कि स्फेरिकल कोई पॉइंट सोर्स है, कोई एक पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स का एक वेव फ्रंट है। तो वो जो वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट जो होता है, हर एक पॉइंट इट विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी। हाँ, यानी कि कोई सा भी एक वेव फ्रंट उठा लो, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव करेगा किसकी तरह, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह, ठीक है। तो इतने सारे वेव फ्रंट नहीं दिखा करके कुछ ही वेव फ्रंट दिखाए और हम फील कर लेंगे कि हाँ, कि वेव फ्रंट आगे जा रहे हैं, वेव फ्रंट आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब वेव फ्रंट यहां पहुंचा, ठीक है, यहां वेव फ्रंट पहुंचा है, तो वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। देखो ये ऐसा है, ये अपर्चर था, अब यहां पर कोई वेव फ्रंट आएगा ना, वो वेव फ्रंट इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है। कितने पॉइंट से, इनफाइनाइट। तो यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट है, कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट। लेकिन मैं इनफाइनाइट को दिखाने से रहा, इनफाइनाइट पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वेवलेट, ठीक है। इनफाइनाइट पॉइंट से क्या दो, चलो दिमाग खराब हो जाएगा वरना आप लोगों का। ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, क्योंकि वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि इसका खुद का एक वेव फ्रंट बनेगा, 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 इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा। सही है। अब इनको फिर से मिलाने पर इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो फिर से बिहेव करेंगे किसकी तरह, न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। तो ये फिर से वेव फ्रंट आगे बनाएगा, फिर से वेव फ्रंट बनाएगा, ये वेव फ्रंट ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सही। तो ये तो बढ़, ठीक। ये फील हुआ कि भाई यहां पर वेव थ्योरी काम आ रही, काम कैसे आ रही उस पर आते हैं, ठीक है। कितना समय लग जाएगा, कुछ समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम। तो मैं यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट दिखा देता हूं, ये क्या है, दे विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, हर एक पॉइंट। अब मैंने यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट नहीं दिखा है, लेकिन इनफाइनाइट है वहां पर, है ना। अब किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इस पॉइंट से निकलने वाली वेवलेट, इस वेवलेट से निकलने वाली, इससे निकलने वाली, या फिर इससे निकलने वाली, इनका फिर से क्या होगा, सुपरपोजिशन। और उनकी सुपरपोजिशन की वजह से क्या होता है, डिफ्रैक्शन। अब मैं डेफिनेशन बताता हूं, डेफिनेशन से और चीजें क्लियर हो। क्या है, डिफ्रैक्शन इज ए सुपरपोजिशन ऑफ टू वेवलेट्स, superposition of two wavelets, diffraction is a superposition of wavelets to कितने भी हो सकती है ना, superposition of the wavelets from different points of same wavefront। so diffraction is a superposition of wavelets from different point of wavefront। यानी कि ये एक अपर्चर था, उस एक अपर्चर में इनफाइनाइट सोर्स बन गए वेवलेट के। अब हर एक पॉइंट वेवलेट है, वेवलेट दे रहा है, और जब वेवलेट मिलती है, जब वेवलेट
मिलती है तो मिलने से सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन। डिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन नियर द एज ऑफ द अपर्चर और ऑब्स्टेकल। फिर हमने कहा डिफ्रैक्शन इज द सुपरपोजिशन ऑफ द वेवलेट्स, यानी कि एक ही वेव फ्रंट के जितने वेवलेट्स हैं उन सभी वेवलेट से जो वेव निकल रही है उन वेवलेट की सुपरपोजिशन से क्या होता है? डिफ्रैक्शन। एक मिनट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या है कि सर ये तो दो वेव्स मिल रही है तो इंटरफेरेंस होना चाहिए ना। हाँ, इंटरफेरेंस होना चाहिए और इंटरफेरेंस ही होता है। ठीक है, सो डिफ्रैक्शन इज इंटरफेरेंस ऑफ मेनी वेव्स। ये कंफ्यूजन कर रहा है, फिर से बता दें। इंटरफेरेंस का मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स आई, है ना, दो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, दो डिफरेंट वेव फ्रंट से आई तो इंटरफेरेंस हुआ। ठीक, तब हमें वहां पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज दिखाई दी, वो वाईडीएससी का केस था। हमने क्या पढ़ा है कि इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव का मिलना। ओके, अब इस पर आते हैं। इसने कहा कि वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट पर इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है कि वो हर एक जो पॉइंट है इट विल बिहेव एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। उसकी खुद की वेवलेट होगी, खुद की वेव होगी। वेव जब मिलती है तो सुपरपोजिशन और मिलने से इंटरफेरेंस होता है। और जब इनफाइनाइट है यानी कि बहुत सारी वेव्स कहीं पर मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वहां मिलेगी, यहाँ मिलेगी, वहां मिलेगी, तो क्या होगा? डिफ्रैक्शन। क्योंकि इंटरफेरेंस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो दोनों वेव अलग अलग वेव फ्रंट से नहीं आ रही है, एक ही वेव फ्रंट से आ रही है, इसलिए वो डिफ्रैक्शन को जन्म दे रही है। और इनडायरेक्टली डिफ्रैक्शन है क्या कि वहां पर बहुत सारी वेव्स मिल रही है, यानी कि एक ही वेव फ्रंट से आने वाली वेव का जब इंटरफेरेंस हो तो उसे डिफ्रैक्शन कहते हैं। एक ही वेव फ्रंट से आने वाली बहुत ही वेव जब किसी एक जगह मिलती है तो इंटरफेरेंस, उसी घटना को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, लिख लो इसे। चलिए, इतना हुआ। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है, देखो दो वेव फ्रंट है, दो वेव फ्रंट के मिलने, दो वेव फ्रंट से वेव आई, इंटरफेरेंस से वाईडीएससी। एक ही अकेला वेव फ्रंट है, दो अलग अलग वेव फ्रंट नहीं है। एक ही अकेले वेव फ्रंट से बहुत सारे वेवलेट जब मिलते हैं उनका जब इंटरफेरेंस होता है तो उस घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आगे ये कि वाईडीएससी में हमने देखा है कि ब्राइट और डार्क अल्टरनेट फ्रिंजेस मिलती है। वाईडीएससी में हमने देखा है ब्राइट और डार्क अल्टरनेट फ्रिंज मिलती है जिनकी विड्थ इक्वल होती है और इक्वल फ्रिंज पैटर्न भी हमें नजर आता है ना। तो वाईडीएससी में हमने क्या देखा? ऑल मैक्सिमा आर ऑफ इक्वल ब्राइटनेस, इक्वल ब्राइटनेस, all maxima are of equal bright, all maxima are equal bright and all minima are almost perfectly dark, perfectly dark। दूसरा, जो भी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती है वो इक्वल स्पेस होती है क्योंकि बीच में विड्थ क्या होती है? बीटा बीटा बीटा। ठीक है, सो ऑल द फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड। सही है। अब वहां पर आपको क्या लग रहा है कि वहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर जो मैक्सिमा बनता है ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी बनता है। ठीक है, मैक्सिमा
in diffraction pattern are of decreasing intensity। मतलब समझा रहे हैं, यानी कि सभी मैक्सिमा की ब्राइट जो होता है, सबकी ब्राइटनेस आर ऑफ इक्वल ब्राइटनेस। ठीक है, ब्राइटनेस सभी मैक्सिमा का ब्राइटनेस इसमें सेम नहीं होता, उल्टा डिक्रीज होते जाता है, बीच वाले का सेंटर का ज्यादा, फिर कम और कम और कम और कम और कम। ठीक, इसमें मिनिमा जो होती है आर नॉट परफेक्टली डार्क एंड ऑल मिनिमा आर नॉट परफेक्टली डार्क। क्यों, कैसे, मैथमेटिकल में पता चल जाएगा। ठीक है, ऑल फ्रिंजेस आर अनइक्वली स्पेस्ड। ठीक है, अनइक्वली स्पेस्ड होती है इसमें फ्रिंजेस। अब देखो उसका मतलब समझाते हैं पहले वाले का, है ना। लग रहा है थ्योरी कुछ ज्यादा हुआ है आज, लेकिन कोई परवाह नहीं। आपने देखा कि YDSC में इंटेंसिटी का एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, मैक्सिमा की जहां जहां मैक्सिमा वहां ब्राइटनेस फिक्स रहती है, यही आती है 4I0 मैक्सिमम, है ना। मिनिमम 0 आती थी। इसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन, कि जो जो मैक्सिमा है यहां पर उसकी मैक्सिमा की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, फिर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम। ठीक है, तो ये होता है डिफ्लेक्शन में विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। ग्राफ कैसे आएगा वो भी पता चलेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि YDSC में दो अलग अलग स्लिट आपको नजर आती है, बिल्कुल आती है। तो क्या वहां पर डिफ्रैक्शन की कोई घटना हो रही होगी? क्या लगता है आपको, क्या YDSC में डिफ्रैक्शन होता है? अगर होता है तो मैंने पहले क्यों नहीं बताया, अगर अब होता है तो अब क्यों नहीं बता रहा हूं, उसे बताना चाहिए मुझे, है ना। सवाल कंफ्यूजिंग है, सवाल को समझना ही मुश्किल हो। तो देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। YDSC का सेटअप मैं फिर से बनाता हूं, सेटअप बना करके मैं आपको सवाल समझाता हूं। तो देखो सेटअप क्या है, सेटअप कुछ ऐसा है कि YDSC दो स्लिट बना देते हैं, S1 और S2 बना दिए, दो स्लिट S1 और S2, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब इसके बाद ये करना है कि यहां है स्क्रीन। ठीक, जब तक हमने डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा था तब हम बहुत खुश थे, बहुत खुश ऐसे थे कि वे दो वेव मिला दो, उनका इंटरफ्रेंस हुआ दो डिफरेंट वेवफ्रंट से, तो इंटरफ्रेंस की वजह से ब्राइटर डार्क फ्रिंज मिले। लेकिन अब हमने ऐसा पढ़ लिया है कि एक ही जगह जो स्लिट है यानी कि अपर्चर है, वहां पर जो वेवफ्रंट है उसके जो पॉइंट्स हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो हर एक पॉइंट बिहेव करेगा वेवलेट की तरह, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह। तो उससे एक वेव निकलेगी, इससे एक वेव निकलेगी, इससे निकलेगी, बहुत सारी वेव्स निकलेगी, उन सबका सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस होगा। तो उस इंटरफेरेंस की वजह से जो घटना या जो आपको फिजिकल इफेक्ट दिखाई देगा वो क्या है, डिफ्रैक्शन है। क्या है वो, डिफ्रैक्शन। तो दो अलग अलग वेवफ्रंट होती तो केवल सिंपल YDSC होता, यहाँ एक ही वेवफ्रंट है। तो देखो भूल जाओ कि ये वेवफ्रंट था, ये अकेला वेवफ्रंट है। ठीक है, कर हम YDSC रहे, तो यहां पर ये अकेला है। तो पहले तो देखो दो वेवफ्रंट थी, है ना, इन दोनों के मिलने से YDSC दिख रहा था, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दूं, इसको भूल जाओ, एक ही स्लिट दिखाई देती, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिससे वेवलेट निकलेगी।
तो क्या वहां पर डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था? उस समय तो आपने कुछ नहीं कहा, उस समय डिफ्रैक्शन हो रहा था, डिफ्रैक्शन हो रहा था। यहां पर भी तो बहुत सारी वेवलेट्स हैं, क्या इनके कारण कोई डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था? यहां पर भी डिफ्रैक्शन हो रहा था। जबकि मैंने पढ़ाया क्या? मैंने पढ़ाया ये कि इससे एक वेव निकली, इससे एक वेव निकली, इसकी वजह से आपको YDSC में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती है, सही है ना? यानी कि YDSC में डिफ्रैक्शन हो रहा था लेकिन हमने उसे इग्नोर किया। YDSC में डिफ्रैक्शन हो रहा था लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि दोनों को एक साथ एनालिसिस करना मुश्किल है। ओके, सो इन YDSC interference and diffraction both take place simultaneously. Interference and diffraction both takes place simultaneously. दोनों एक साथ होती है लेकिन हम पढ़ते हैं केवल एक ही चीज। ये क्यों? क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ना कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, और अपने सिलेबस का कोई है भी नहीं। हमें केवल ये जानना होता है हाँ ये दोनों एक साथ घटनाएं होती है वायरस। तो अब आप पूछेंगे कि डिफ्रैक्शन हो रहा तो कौन सा? हमने दो तरह के पढ़ लिए डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर। तो देखो वायरस में सोर्स नजदीक रहता है, ये डिस्टेंस डी रहता है, ये डिस्टेंस डी रहता है। तो सोर्स और स्क्रीन के बीच का, सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है, तो सोर्स भी तो ज्यादा दूर नहीं है, फाइनाइट डिस्टेंस पर रहता है। तो इट्स ए फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, यानी कि इन YDSC कौन सा डिफ्रैक्शन होता है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में क्लियर हुआ होगा डाउट कि इंटरफेरेंस से दो डिफरेंट वेवफ्रंट से मिलने वाली वेव, डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस ही है, लेकिन किनका इंटरफेरेंस? उन दो वेव्स या बहुत सारी वेव्स का इंटरफेरेंस है जो एक ही वेवफ्रंट से आ रही है, समझे? तो ये था डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ओके, चलो अगले कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है वो पढ़ते हैं। पहला मैंने लिखा है डिफ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग बीम बाय एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज द कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ इट्स वेवनेचर। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से YDSC में इंटरफेरेंस वेव नेचर को बताता है, उसी तरह से डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर को बताता है, क्योंकि वहां पर हमने हाइगन्स वेव थ्योरी को यूज किया है। ठीक है, तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कोई यूज हुआ है क्या? हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर में मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ा है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि एक क्रिस्टल पर, ये क्रिस्टल होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन को अलाउ किया जाता है टकराने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंसिडेंट होता है, यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्रिस्टल वाज डन इन द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, so diffraction of diffraction of an electron by crystal। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करवाते हैं? डिफ्रैक्शन किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहां से? ऑब्स्टेकल कौन है? क्रिस्टल है। ठीक है ना, यानी कि इसी चीज को हमने डेविसन जर्मर में समझा है और समझेंगे भी। ठीक है, चलिए अब डिफ्रैक्शन हुआ है तो वेव नेचर रहा होगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन खुद वेव नेचर को दिखाता है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो वेव नेचर है, यहीं से पता चला था एक्सपेरिमेंटली। बताया किसने? डेविसन जर्मर ने। और बाद में डी ब्रोगली ने अपना एक हाइपोथेसिस भी दे दिया था। क्या दे दिया था? हाइपोथेसिस, कि भाई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहता है कि मैटर वेव जो होती है वो पार्टिकल और ड्यूअल नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों रखती है। ड्यूअल नेचर होती है λ = h/c,
वो थियोरेटिकल था, इसी को प्रैक्टिकली बताया डेविसन ने। किसका यूज करके? डिफ्रैक्शन का। क्या करवाया था उसने? इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्शन करवाया था किसी ऑब्स्टेकल से। वो ऑब्स्टेकल कौन था? क्रिस्टल था। ठीक है। अच्छा, ये पहला पॉइंट, ये कुछ पॉइंट के लिए मैंने ये समझा। अगला अगला आपके मन में एक बात आनी चाहिए, क्या डिफ्रैक्शन केवल लाइट वेव का पॉसिबल है या साउंड वेव का, और किसी और का नहीं? तो उसके लिए पॉइंट नंबर 2 है, डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल और डिफ्रैक्शन टेक प्लेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे नॉन मैकेनिकल हो, चाहे ट्रांसवर्स हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल हो। मैकेनिकल का मतलब स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव जनरेट होती है उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नॉन मैकेनिकल का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो खास बात क्या, डिफ्रैक्शन होता है, ये अच्छी बात है, डिफ्रैक्शन होता है, बढ़िया बात है। आपको दिखेगा कब डिफ्रैक्शन? जब दिखेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, यानी कि व्हेन लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। ये क्या है? साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर और अपर्चर समझते हैं। जैसे साउंड वेव के लिए हम समझते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। जैसे ये एक मैंने साउंड बॉक्स लगा दिया, ये दो धूम धड़ाका, धूम धड़ाका ठीक से लगता नहीं। ठीक है, ये साउंड बस है, साउंड वो है तो है, क्या कर सकते हैं। मान लो ये दरवाजा है। अब नॉर्मली दरवाजे की चौड़ाई कितनी होती है? मान लो मैक्सिमम मान लिया 1 मीटर, आधा मीटर इतना ही होता है, और क्या? 1 मीटर होता है, आधा मीटर होता है ना। विंडो का साइज, डोर का साइज, तो ये डोर हो सकता है, विंडो हो सकता है। ठीक है, तो साउंड वेव यहाँ जाएगी जाएगी जाएगी। साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है? 17 मिलीमीटर से 17 मीटर, इस रेंज में होती है। ठीक है, तो क्या ये इस डी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है क्या? हाँ है, क्योंकि इसी रेंज में आता है ना। लेमडा भी 1 मीटर के इक्वल होगा इस रेंज में, यानी कि लेमडा इज कंपेरेबल टू डी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा और डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव नजर आएगा। चलो, तो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव आता है, इससे दीवारों के कान होते हैं और हमें सुनाई देता है। ठीक है, चलिए दूसरा, इसे भी मिटा सकते हो। दूसरा, अब सवाल आता है मेरे मन में, क्या इस साउंड वेव का तो देख लिया, रेडियो वेव्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो दूसरा है अपने पास रेडियो वेव्स, डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव। तो डिफ्रैक्शन ऑफ रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स क्या, पहले तो यही पता होना चाहिए ना। तो रेडियो वेव्स होती है स्टूडेंट विच इज, पहली बात तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। दूसरी बात, दिस वन इज यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, टीवी सिग्नल, यानी कि टीवी वगैरह जो आपको दिखता है ना, इसी की वजह से दिखता है। फोन पे बात कर पाते हैं ना सुबह शाम, वो इसी की वजह से, यानी कि कम्युनिकेशन में भी। तो फोन पर बात कर पा रहे हैं, तो देखो मेरा घर यहाँ पर, बीच में कोई बड़ा सा पहाड़ है, फिर यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना। वो मैंने फोन लगाया यहाँ से इसको, ठीक है, तो यहाँ से गई होगी, सही है ना। बीच में पहाड़ है, फिर भी पार कर गया, मतलब यहाँ से बेंड हुई होगी, बेंड होगी, फिर यहाँ से गई होगी। यानी कि रेडियो वेव्स का भी क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। ओके, बहुत बड़ी बिल्डिंग भी तो हो सकती है बीच में, जैसे ये है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा डिफ्रेक्ट हुई, फिर ऐसे चली जाएगी जैसे जाना है, तो डिफ्रेक्ट हो जाए कुल मिलाकर के यहाँ से डिफ्रेक्शन, है ना। डिफ्रेक्शन करवाना है, डिफ्रेक्शन होगा तभी तो आगे जाएगी। चलो, यानी कि साउंड वेव का भी सॉरी रेडियो वेव का भी डिफ्रेक्शन होता है, लेकिन क्या यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो नॉर्मली वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स क्या होती है?
वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स होती है आपकी, रेंज में बताता हूँ इसमें, रेंज है इसकी अंडर द, कितना रेंज है, 6 × 10⁻⁴ मीटर से लेकर के 1 × 10⁵ मीटर तक। यू कैन फील 10⁵ मीटर मतलब 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक का बड़ा कोई ऑब्स्टेकल है उसको भी ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। यानी कि ये आपके टेक्निकल लाइफ में, रियल लाइफ में जो भी बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, है ना, झरने हैं, उन सबको ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी और आगे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इनका डिफ्लेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव पढ़ लिया, डिफ्रेक्शन ऑफ रेडियो वेव पढ़ लिया, अब हम आते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव। चलिए इसे मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव्स में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। ओके, लाइट वेव दैट मीन्स लेमडा इसका कहां से कहां होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। कुछ लोग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जिसका डी इस रेंज में कहीं आएगा वो अपने काम का है। जैसे हम बात करते हैं डिफ्रेक्शन, जैसे मान लो कोई अपर्चर है, मैंने कहा इसका डी है भैया 4500 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज में आ रहा है तो यहाँ से लाइट वेव डिफ्रेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो 4500 एंगस्ट्रॉम आप समझ सकते कितना छोटा अपर्चर होगा, बहुत छोटा सा होल है ना, बहुत बारीक सा, तो बहुत छोटे छोटे बारीक छेद के लिए लाइट वेव डिफ्रेक्ट होती है, कैसे, बेंडिंग, है ना, तो हर जगह नजर नहीं आएगी। ओके, अब हम देखते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव इन क्रिस्टल। इन क्रिस्टल, क्या क्रिस्टल के अंदर लाइट वेव डिफ्रेक्शन को फॉलो करती है? वहां तो करेगी जहां डी इस साइज का है ना, क्या क्रिस्टल के अंदर करती है? क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम्स जिसमें होंगे, है ना, सेम टाइप ऑफ एटम्स जहां पर, मेरे ख्याल से यही है। ओके, तो क्रिस्टल के अंदर हम एटम्स यहां दिखाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये अब देखो, एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन द एटम, इज कितना होता है? 1 से 2 एंगस्ट्रॉम, 1 से 2 एंगस्ट्रॉम होता है। चाहे इन दो एटम का देखो या किन्हीं भी दो एटम का देखो, तो ये डी जो है 1 से 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है, ओके, लेकिन क्या ये डी इस रेंज में कहीं आ रहा है? ये तो स्टार्टिंग 4000 से हो रही है, 1 कहां से लाऊंगा? नहीं, यानी कि लाइट वेव डजंट शो द डिफ्रेक्शन इन क्रिस्टल। ओके, डजंट शो डिफ्रेक्शन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर नहीं दिखाएगी। ओके, तो कौन दिखाएगा यहाँ पर? जब लाइट वेव नहीं दिखा सकती, वो दिखाएगी जिसकी वेवलेंथ इस कैटेगरी में हो, दैट इज द एक्स-रे। तो डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स-रे इन क्रिस्टल, एक्स-रे का वेवलेंथ क्या होता है? ये होता है या 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इसी के रेंज में है, यानी कि लेमडा इज कंपेरेबल टू डी। सही है, यानी कि एक्स-रे इसके ऊपर आप इंसिडेंट करवाओ तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही है ना, क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रेक्शन ऑफ द एक्स-रे इन ए क्रिस्टल इज नोन एज ए ब्रैग्स लॉ। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है और फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, ब्रैग्स लॉ, जहां पर आप ऐसा पढ़ते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस होता है वहां पर, और n लैम्डा। ये कैसे आती है
हम इससे भी समझेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी मैंने चलो ये ब्रेक फ्लो बताया कि ऐसा ऐसा है। सॉलिड स्टेट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ कि डिफ्रेक्शन क्या है। अब हम एक या दो सवाल लेंगे थ्योरेटिकल, वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए लेते हैं। स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम असाइनमेंट में कर लेंगे, ठीक है ना। वो उतना इंपॉर्टेंट तो है लेकिन असाइनमेंट में हम कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर में, ठीक है। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो लाइव लेक्चर है अपने पास, ठीक है, हम समझेंगे और भी गहराई में। चलिए ठीक है, फिर पढ़ते रहिए।